हे गाइस, आई एम जतिन वर्मा। तो गाइस, ये है इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के वॉल्यूम 2 की समरी एंड एनालिसिस। वॉल्यूम 2 के बारे में बताना चाहूँगा। ये 10 अगस्त 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा रिलीज किया गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा इसे लिखा जाता है। उनके विचार इसमें रहते हैं कि आगे सरकार को क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, और हम इसमें जो भी हिंदू की जो भी क्रिटिकल समरी रहती है, एडिटोरियल्स रहते हैं, उनके साथ साथ इन डेवलपमेंट्स को स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये डायग्राम्स के जरिए फोकस रहेगा कि हम अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को, ना कि सिर्फ पढ़ के जा सकें, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य पढ़ना नहीं है। ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छे फॉन्ट में लिखा जाता है, बहुत ही सारा कुछ उसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स रहती हैं। तो यदि पढ़ना डिबेट नहीं है, हर इकोनॉमिक टर्म को हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे समझ सकें। तो जैसे कि डिफ्लेशनरी इम्पल्सिस क्या होते हैं, तो डिफ्लेशनरी इम्पल्सिस पे यहाँ पे डायग्राम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं पीडीएफ वगैरह में ये लेके आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये सिर्फ बोल के चला जाऊँ, इसे पढ़ के चला जाऊँ, तो आई विल बी डूइंग एक तरह से इनजस्टिस करूंगा मैं इस काम के साथ में। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे रहेगा कि हर चीज़ों को हम समझ सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पर्पस ऑफ स्प्लिटिंग सर्वे इनटू 2 पार्ट्स। पहले जो था सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे एक ही पार्ट में आता था, यानी कि 28 फरवरी को बजट आता था, उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता था। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक तरह से पिछले साल जो पॉलिसी रही, पिछले साल जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे इकोनॉमी में, उनके बेसिस पे ये बताता है कि आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना चाहिए। जैसे कि पिछले साल हमने डीमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद में आगे क्या करना चाहिए, करेंसी और प्रिंट करनी चाहिए, डिजिटल बैंकिंग को, डिजिटल मनी को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, और जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब। तो पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक बजट आता था 28 फरवरी को और इकोनॉमिक सर्वे 27 फरवरी को। तो दोनों में एक तरह से ये रहता था, इकोनॉमिक सर्वे जो जैसे जैसे गाइड करता था बजट के अंतर्गत, वैसे वैसे मिनिस्ट्रीज को जो है एलोकेशन करी जाती थी, मनी का, पैसे का आवंटन किया जाता था इस हिसाब से, ताकि पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे देगा और बजट उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी धन चाहिए मिनिस्ट्रीज को, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, उन सबको एलोकेट कर सके। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 1 फरवरी 2017 को बजट प्रेजेंट किया गया, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बेसिकली वो पिछले साल का सर्वेक्षण है, एक तरह का पिछले साल का सर्वे है। और वहां पे जो हमारी मिस्टेक्स रही, जो पॉलिसी में खामियां रही, उनसे एक लेसन लर्न करते हुए सरकार अगली बार पॉलिसी को एक अच्छे वे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे एक गाइड रहता है, एक तरह का, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बजट फॉर्मुलेट करने में और सरकार के लिए पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि जनवरी में, अगर 1 फरवरी को हमें इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करना है, तो जनवरी तक का डेटा, या यूं कह लो 31 दिसंबर तक का डेटा हमारे पास होगा, 31 दिसंबर 2016 तक का। तो जो आखिरी तिमाही हुई, क्वार्टर हुआ हमारा 1 जनवरी टू 31 मार्च 2017 तक का, वो तो कहीं कवर हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, लेटेस्ट डेटा के साथ में वॉल्यूम 2 लाया जाता है अब 2 सालों से, जब से ये नई सरकार आई है। तो ये ट्रेंड शुरू हुआ है। तो काफी सारे हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स का ये लिखना है पिछले 2 दिन से। 17 अगस्त और 18 अगस्त के 19 अगस्त के हमने एडिटोरियल में देखा, लीड आर्टिकल में, कि ये कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ट्रेंड तोड़ रही है। मतलब जो पहले जो रीति रिवाज बने हुए हैं, जो भी परंपरा चली आ रही थी, उन्हें एक तरह का उनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई जा रही सरकार द्वारा। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि ये बात गलत है, सिर्फ इसलिए कि ये जो पुराना डेटा को एनालाइज करके नई पॉलिसी बनाने से बचने के लिए हम लेटेस्ट डेटा के आधार पर पॉलिसी बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ दूसरी इनोवेशन क्या है यहाँ पे, कि जो मिड टर्म इकोनॉमिक रिव्यू एनालिसिस जो आता था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक इकोनॉमिक का एनालिसिस करना, कि पॉलिसी क्या रही, क्या क्या नए चैलेंजेस हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। आज इन्फ्लेशन ज़्यादा है, परसों कम होगी, किसी को नहीं पता। आज आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए, अगले 1 महीने में घटा देगा, 2 महीने में घटा देगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के तहत, हमें नहीं पता। इसी के चलते मिड ईयर इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है दिसंबर में। तो वो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, वो इसी इकोनॉमिक सर्वे में ही मिश्रित कर दिया गया है, राइट। और तीसरी इनोवेशन क्या है इकोनॉमिक सर्वे की, कि 1950 से लेकर अब तक का जो इकोनॉमिक डेटा है, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज में हमारी कितनी प्रोग्रेस रही, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये सब इस्टेब्लिश करे गए थे, वो सब डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे ने रिलीज किया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में। तो अपेंडिसेस में दिया हुआ है, हम भी उस डेटा को जो है समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये पर्पस रहेगा कि जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टीचिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, रिसर्च के लिए, फॉर यूज बाय पब्लिक एट लार्ज, तो एडिटोरियल लिखने के लिए, ये सब कामों के लिए। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि हम समझते हुए इसे एक लेमैन लैंग्वेज में फोकस करते हुए सिर्फ हमारे एग्जाम पे इसे समझ सकें, राइट। तो पर्पस रहेगा सिर्फ लर्निंग को स्प्रेड करना यहाँ पे, और दूसरा तीसरा कोई भी पर्पस नहीं है हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं अब। एट दिस जंक्चर इंडियन इकोनॉमी एलिसिट्स रिएक्शंस दैट स्पैन द कॉन्टिन्यूम। तो मैं कुछ लाइनें वर्बैटिम हूबहू वैसे ही पढ़ रहा हूँ ताकि ओरिजिनलिटी जो है स्पॉइल नहीं हो, क्योंकि समरीज जैसा मैंने बताया ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो कॉन्टिन्यूम क्या है? फंडामेंटल ऑप्टिमिज्म से लेकर एंजाइटी, मतलब यहाँ पे घबराहट देखने को मिल रही है नियर टर्म में कि डिफ्लेशन ना हो जाए। तो अब पहले हम समझेंगे कि डिफ्लेशन है क्या, ये सब चीजों को भी समझेंगे। फंडामेंटल ऑप्टिमिज्म, एक तरफ तो उत्साह है, दूसरी तरफ जो है मीडियम टर्म को लेके एंजाइटी है। तो नियर टर्म आगे देख के कि कहीं इम्पल्सेस जो है डिफ्लेशन ना आ जाए। डिफ्लेशन मतलब मंदी जो आती है मार्केट में, मंदी आ जाएगी तो क्या होगा, वन बाय वन देखते हैं। मंदी में मतलब सबसे पहले लो डिमांड हो जाएगी। लो डिमांड के चलते क्या होएगा कि जो कंज्यूमर है वो ना तो कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, ना ही कुछ और खरीद पाएगा वो। उसके चलते क्या होगा, लो डिमांड के चलते इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। जो टमाटर आज 80 रुपए किलो बिक रहा है अगर, तो वो 8 रुपए किलो पे आ जाएगा। तो किसान उगाएगा क्यों? तो किसान उगाएगा नहीं तो बीज में या किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, या खाद्य पदार्थों में या और चीज़ों में, ठीक है। और उसके बाद ना ही वो किसी को मजदूरी दे पाएगा किसान, लो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी मजदूरी कम होने की वजह से। फिर उसके बाद दोबारा से लो इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बैंक जो है, बैंकों के पास में करोड़ों रुपए तो रखे होंगे लेकिन बैंक उसे ब्याज पे नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते ब्याज दर नीचे आ जाएगी। अगर आपके पास में पैसे ज्यादा हैं, आप देना चाहते हो ब्याज पे, लेकिन कोई लेने नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, ब्याज दर को घटा दोगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे कि कोई कम इंटरेस्ट रेट पे ही कोई रिलायंस, कोई टाटा ग्रुप से इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा लेने आ जाए। तो उसके बाद में ये साइकिल जो है ये चलते रहेगा। तो इसको बोला जाता है कि बेस्ट वे है, बेस्ट सॉल्यूशन है डिफ्लेशनरी ट्रेंड से बचने का, कि इसमें इस बुरे साइकिल में फंसा ही ना जाए। अगर एक बार हम इसमें फंस जाते हैं तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 2007-8 में दोबारा से ये मंदी आई थी, तो कहीं हम रिसेशन में ना चले जाएं डिफ्लेशनरी ट्रेंड के बाद, ये एक खतरा रहता है। अब इस सर्कल को एक बार जब ये चल पड़ेगा, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू आप यहाँ से कह लो, तो इसलिए रेड एरो दिया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, डिमांड कम होती है। डिमांड कम क्यों होती है? सैलरीज कम है, किसी की इनकम कम है तो डिमांड कम हो जाएगी। अब इनकम कम क्यों है? तो ये साइकिल ही ऐसा है कि हम कहीं से भी इसे शुरू करें, अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम हो जाएगी, तो ये साइकिल चलते रहेगा। मतलब इसी के चलते डिफ्लेशनरी ट्रेंड के बारे में अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के पास हजारों करोड़ों रुपए रखे हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बचने के लिए, कि कहीं ये ना हो कि सब कोई विजय माल्या हो जाए, उस चीज से बचने के लिए बैंक जो है पैसा देने से कतरा रहे हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी में हमारे क्या है, डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कोई कहता है कि फंडामेंटल ऑप्टिमिज्म है, रुपया जो है मजबूत हो रहा है, 63 रुपीज पर डॉलर हमें देना पड़ रहा है रुपये के लिए, तो उस हिसाब से रुपया तो मजबूत हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, तो इसके चलते दोबारा से डिफ्लेशनरी ट्रेंड का यहाँ पे कंसर्न रहता है। फिर ऐसे ही इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई घटा नहीं रहा है, इन्फ्लेशन कम हो गई। इन्फ्लेशन कम होने से क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन कम होने से, मान लो कि कोई आपके आसपास किराना स्टोर है, वो एक ही प्रोडक्ट जो है, मान लो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, वो 10 रुपये में बेच रहा था वो 1995 में, और आज भी वो 10 ही रुपये में 300 ml की बॉटल बेचेगा, तो उसको कोई इंसेंटिव नजर आएगा? तो ऑलरेडी वो बोर होते रहते हैं, तो वो और बोर हो जाएगा। मतलब अगर इसे हम हर साल 1.5% की दर से या 4% इन्फ्लेशन, महंगाई की दर से इसे बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो, उसको ये लगेगा कि उसको इंसेंटिव मिल रहा है एक तरह से। हर साल 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 2 रुपये प्राइस बढ़ते रहता है, तो उसको ये लगता है कि इंसेंटिव मिल रहा है। ऐसे ही पार्ले जी बिस्किट पे, हर चीज़ पे, और इतनी ही वेजेस बढ़ती रहती हैं। तो इन्फ्लेशन एक तरह से फील गुड फैक्टर का काम करती है। तो इसीलिए डिफ्लेशनरी ट्रेंड जो हो रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा कम हो जाएगी, जैसे कि 1.5% देखने को मिल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एक हद तक गरीब की सैलरी भी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो गरीब के पास में पैसे, अगर हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन से गरीब को नुकसान होता है, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन कम होने से भी गरीब को नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ वो मजदूरी कर रहा है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, अगर वहाँ का किराना स्टोर वाला या वहाँ का कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले को मुनाफा होते नहीं रहेगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल टर्म्स में ही इन्फ्लेशन एक तरह का मुनाफा दे रही है उसे, तो यदि उसे मुनाफा नहीं होगा तो वो आने वाले टाइम में उस मजदूर को ही हटा देगा। तो फिर अगर इन्फ्लेशन कम भी हो गई, मजदूर के पास में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में बढ़ जाएगा।
अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ये इकोनॉमिक सर्वे में 5-6 पॉइंट्स दिए हैं, उसे डिस्कस करते हैं। रिकाइंडल्ड ऑप्टिमिज्म ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। विद दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, देखिए एक तो जीएसटी लाया गया, ठीक है, उसके बाद में एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात करी जा रही है। रिकाइंडल्ड ऑप्टिमिज्म ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो जैसे जीएसटी है, प्राइवेटाइज करने की बात करी जा रही है। तो कैबिनेट ने पिछले दिनों डिसीजन लिया था कि इन प्रिंसिपल कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, ये जो निर्णय है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया है। और क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे गए हैं, ये तय किया गया है सरकार द्वारा कि एलपीजी सिलेंडर पे, मतलब जो एनर्जी सब्सिडी है जैसे कि एलपीजी पे, पेट्रोल पे, उस पे भी कुछ कुछ मुख्य बिंदु पे डिसीजन लिए गए, ब्रॉड पॉइंट्स पे। एलपीजी सिलेंडर की जो सब्सिडी है उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा मार्च 2018 तक। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मार्च 2018, इसी फिस्कल ईयर तक 4 रुपये प्रति महीना सिलेंडर का दाम बढ़ाया जाएगा। और पेट्रोल और डीजल प्राइस जो है वो भी डेली बेसिस पे, पहले क्या होता था कि ये जो भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये मंथली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस पे, यानी कि हर 14 दिन में इसे अपडेट करते थे, लेकिन अब ये डेली बेसिस पे होगा। तो वहां पे भी जो भी नुकसान होता था वो उसकी भी भरपाई हो जाएगी। और ट्विन बैलेंस शीट, देखिए ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। बैंक ने, एसबीआई ने और डिफरेंट बैंकर्स ने मिलके एक तरह का ग्रुप बना के ज्वाइंट लैंडिंग फॉरम बना के विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। अब उसमें क्या हुआ कि बैंकों की बैलेंस शीट पे ये दिख रहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस को उन्होंने कर्जा दिया, मतलब कि बैंकों के लिए वो एक तरह का पूंजी निवेश है, एसेट है। और दूसरी तरफ यहाँ विजय माल्या की बैलेंस शीट में अगर हम देखें किंगफिशर एयरलाइंस की, जो कि अब एक तरह से बंद हो गई है, तो वहां पे ये लायबिलिटी दिख रहा है, मतलब इनकी जिम्मेवारी है बैंकों को, एसबीआई को लोन वापस देना है 9,000 करोड़ रुपए का। अब एक तो ये लोन दे नहीं पा रहे हैं वापस, तो बैंकों की जो बैलेंस शीट है उनमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब कि मायूस यहाँ पे नजर आ रहे हैं बैंक, क्योंकि इनका 9,000 करोड़ रुपया पीएनबी का, एसबीआई का, इन सब का फंस गया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ सेम तरह की मायूसी किंगफिशर एयरलाइंस में, जो कि अब मैंने बताया कि बंद होना पड़ गया उसे, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रही थी और विजय माल्या सैर पे हैं अभी, तो उसके चलते इनकी बैलेंस शीट पे भी सवालिया निशान लग गया। तो इसे बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे 2 बैलेंस शीट्स हैं, एक तो विजय माल्या की कंपनी की और एक बैंकिंग कंपनीज जो हैं, बैंक सेक्टर जो है वो एक तरह की कंपनीज होता है। बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हर बैंक एक कंपनी है कानून की नज़र में, वो एक अलग एंटिटी है। जैसे कि एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वैसे बैंक की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो इसी को ही अमेंड किया गया है, इसी में संशोधन लाया गया है बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और आरबीआई को, अब मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक जो है एक अलग कंपनी है कानून की नज़रों में, यदि बैंक कुछ गड़बड़ करता है तो बैंक को बुलाया जाएगा और बैंक के बिहाफ पे बैंक की सीईओ जाएंगी या बैंक के वकील जाएंगे। तो बैंक कानून की नज़रों में एक व्यक्ति है एक तरह से। तो उस हिसाब से आरबीआई को ये पावर दी गई है कि आरबीआई इस बैंक में, जो कि एक अपनी तरफ से एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट व्यक्ति है बैंक, उसके कार्यशैली में हस्तक्षेप कर सकता है। कहाँ तक, जहां तक कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का सवाल है। अब ये 9,000 करोड़ रुपया जो है इसे कैसे वसूला जाए विजय माल्या से, ये सिर्फ विजय माल्या का ही नहीं है, एसआर स्टील नाम की कंपनी है, ESSAR। तो ये जो कंपनीज है इन्होंने करोड़ों रुपए लोन ले रखे हैं बैंकों के और ये चुका नहीं रही हैं। और बैंक जो है, बैंकों के पास में 2-3 ऑप्शंस हैं कि या तो इन्हें ये बोल दें कि आप 3 साल में जो लोन चुकाना था आप उसे 7 साल में चुकाओ, अब आप 7 साल में चुका लो। लेकिन अगर एसबीआई की जो चीफ हैं मिसेस अरुंधति भट्टाचार्य, अगर वो ये कहेंगी 7 साल में चुकाओ, तो कल को जब वो रिटायर हो जाएंगी, कहीं सीबीआई उनके दरवाजे पे दस्तक ना दे कि आपने इन्हें कंसेशन दिया क्यों, कि आपके ये सगे तो लगते नहीं थे। तो इसी के चलते जो बैंक्स हैं, चाहे वो एसबीआई है चाहे वो पीएनबी है, समझाने के वे से यदि हम बात कर रहे हैं तो उनको फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं, जिसके चलते कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है 9,000 करोड़ रुपए पे यदि आप आज 5,000 करोड़ भी वसूल पा रहे हो तो एक तरह से आपने 5,000 करोड़ पे ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज का नुकसान बैंकों को हो रहा है दिन बाय दिन, क्योंकि जो बैंकों की मैनेजमेंट है वो सीबीआई की इंक्वायरी से, ऑडिटर सीएजी के ऑडिट से बचने के लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे। द बेस्ट डिसीजन इन अंडर सच सर्कमस्टांसेस इज नॉट टू टेक द डिसीजन। इसके चलते 5,000 करोड़, अब अगर मान लो कि विजय माल्या दे ही नहीं रहे, वो देश छोड़ के भाग गए, तो उनकी कंपनी को फटाफट, उनका जो भी किंगफिशर का ऑफिस है वो अगर नॉर्मल उसकी वैल्यू 400 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी वो 200 करोड़ का बिक रहा है, तो
सूझवान तरीके से यदि हम बात करें तो उसे 200 करोड़ में बेच देना चाहिए, लेकिन बैंक डर रहे हैं कि आपने 200 करोड़ में बेचा क्यों, कल को कोई ये कहे कि आपने अपने रिश्तेदार को बेच दिया इसीलिए घाटे में बिका है। तो इसीलिए आरबीआई का जो मैनेजमेंट है, आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, आरबीआई के अंडर कमिटीज बनाई गई हैं, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग मतलब बैंकरप्सी कमिटीज, वो इस बात का समाधान ढूंढेंगी। तो फटाफट से निपटारा किया जाएगा ताकि दिन बाय दिन, डे बाय डे जो नुकसान है वो बढ़ता नहीं जाए। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है। तो इन्हें बोला जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, राइट। तो ये मतलब जो स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ढांचा जो है इन चीजों से डील करने का। पहले क्या ढांचा था, सारफेजी एक्ट था, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स एक्ट था, जिसके चलते कार्यशैली कोर्ट कचहरी में मामले पड़े रहते थे, ठीक है, कोई समाधान नहीं हो पाता था। 10 साल हो गए, इंडस्ट्री का जो विजय माल्या जैसे जो लोग थे वो सूट बूट में घूमते रहते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 3 महीने के अंदर अंदर पूरा काम निपटा दिया जाएगा। बैंक यदि किंगफिशर को बेचना है तो बेच दिया जाएगा। तो अब ये हमने समझ लिया, लो डिमांड होएगा या फिर कह लो किसी के पास में लो इनकम होगा, उसके बाद में उनकी सैलरी वैलरी अपने आप कम होएगी। तो लो इनकम के बाद जब बात जो है वो खरीदारी कम करेंगे, जिसके चलते महंगाई नहीं होगी। महंगाई नहीं होगी तो उत्पादक जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करेगा क्यों, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेरोजगारी होगी तो फिर दोबारा से हम लोग बैंकों में कुछ सेव नहीं करेंगे, तो सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो इंटरेस्ट रेट कम आ जाएंगे। तो ये एक भ्रमित सा चक्र है जिसमें आप नहीं फंसे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं फंसे, तो ये अच्छा होता है। अब यहाँ पे आते हैं, एविडेंस शोज दैट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर मोर सक्सेसफुल इन दी हेल्दियर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको द काटना है, ये टाइपिंग एरर्स हैं थोड़े बहुत, आप इन्हें इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट किसे कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे ये टर्म यूज करी जा रही है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरे पॉइंट में। ग्रोइंग कॉन्फिडेंस दैट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज बिकम एंट्रेंस्ड, कि अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो स्थिरता है वो बस गई है हमारी इकोनॉमी में। तो ये कॉन्फिडेंस का मामला है, मतलब यहाँ पे फील गुड फैक्टर है। पार्टली बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई एक्शंस, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दी ऑयल मार्केट। तो स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ है, यूएसए से हम पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार हम वहाँ से तेल खरीदने जा रहे हैं। हमने गेहूं भी खरीदा था, लेकिन तेल हम पहली बार खरीदना जा रहे हैं। और राहत की बात यह है कि ये तेल खरीदने के बाद हमें यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट, मतलब यूएसए ईरान से दूर है, इराक से दूर है, सऊदी अरेबिया से दूर है, उसके बावजूद भी हमें तेल जो है सस्ता पड़ रहा है। और वहाँ पे शेल गैस की डिस्कवरी होने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइजेस $50 पर बैरल आ गए हैं, जो कि कभी 2006 में 7 में $150 पर बैरल होते थे। क्योंकि हम यहाँ से मतलब डॉलर को जो हमारा क्रूड ऑयल है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमें आयात करना पड़ता है, इसीलिए हम इन पर निर्भर रहते हैं। तो यदि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस, राहत की बात है यहाँ पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को समझते हैं। देखिए ग्रोथ, एक तो ग्रोथ स्टेबल चल रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन भी स्टेबल है, मतलब 4% जो आरबीआई का टारगेट है, सितंबर 2016 से जो आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन जो है 4% के लगभग रहनी चाहिए, 2% कम या ज़्यादा, ठीक है। 6 मिनिमम 2% होनी चाहिए या इतनी। इन्फ्लेशन यदि स्टेबल है तो ये आरबीआई की अचीवमेंट है। और फिस्कल सिचुएशन, तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपना जो वित्तीय घाटा है उसे कम लेके आ रही है, धीरे नीचे लेके आ रही है। एनके सिंह पैनल कमेटी की रिपोर्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके चलते जो सरकार का जो खर्चा है वो सरकार की हैसियत में है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि अगर खर्चा सरकार कम कर रही है तो एक तरह से पैसे की सप्लाई मार्केट में कम होगी। तो यदि 100 के नोट मार्केट में कम है तो 100 के नोट की वैल्यू ज़्यादा समझ में आएगी। यदि आपकी पॉकेट में इस टाइम 1 लाख रुपए हो तो आप कुछ और खरीदारी करोगे, फिजूल की खरीदारी करोगे, टमाटर जहाँ 1 किलो लेने हैं वहाँ पे 2 किलो लोगे। तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्या होगा, मतलब एक तरह से जो इकोनॉमी में एफिशिएंसीज हैं, जो हम सूझबूझ से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम नहीं करेंगे यदि हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे। सिमिलरली यदि सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, अब बैंक है यहाँ पे आरबीआई या एसबीआई के पास में 1 लाख करोड़ रुपए ही हैं लोन देने के लिए। अगर यदि वो सरकार खर्च कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्या करेगा? तो मतलब अंबानीज और टाटाज ये सब के प्रोजेक्ट जो हैं खाली पड़े रहेंगे, तो फिर जियो का सिम भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसबीआई में यदि सरकार पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्या करेगा? नैनो कार कहाँ से बनेगी या कोई और कार कहाँ से बनेगी? तो ये चीज़ें हैं। अब रुपी स्टेबिलिटी, रुपी
देखो, रुपी स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल 65 रुपए पे आके टिक जाए। स्टेबिलिटी है कि मतलब 60 रुपए से 70 रुपए तक रुपी का कंफर्टेबिलिटी लेवल माना जाता है। ठीक है, अगर एकदम से रुपया 80 रुपए हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। एक तरह से हर डॉलर के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो जब हम कच्चा तेल खरीदेंगे तो हमें हर डॉलर के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि हम निर्यात करते हैं, वो हम कम करते हैं। एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात जो हम कम कर रहे हैं, हमारे आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। उसके चलते क्या होता है कि ये बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक और इंडिकेटर होता है। देन इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी। इंटरेस्ट रेट जो है रेंज में चलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आज 8% है कल को 11% है, क्योंकि अगर किसी ने लोन लिया है मान लो 10,000 करोड़ रुपए, और वो जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, मान लो कि जियो है, जियो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, मान लो कि जियो हर सिम पे हर कस्टमर से सिर्फ 10 रुपये रोज के कमा रही है, और वो 10 रुपये जो है मतलब उसमें से 8 रुपये ब्याज में चले जाते हैं, क्योंकि रिलायंस वगैरह जो बड़ी कंपनियां हैं ये लोन लेती हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, जैसे हमने देखा कि विजय माल्या की कंपनी ने। तो यदि आप ये कहो कि आपने ब्याज दर एकदम बढ़ा दोगे 10% से, आप 10% पे लोन लिया था आपने उसे 15% कर दिया, तो यदि इंटरेस्ट रेट स्थिर नहीं रहेंगे तो ये 2 रुपये का जो मार्जिन है ये खत्म हो जाएगा। तो फिर रिलायंस कमाएगा क्या? अगर रिलायंस कमाएगा नहीं तो रिलायंस भी विजय माल्या की तरह लोन देना बंद कर देगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसीलिए ये कहा गया है, एविडेंस ये दिखलाता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, जो कि हमने पीछे देखे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा कारगर उसी अर्थव्यवस्था में, उसी इकोनॉमी में होते हैं जहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला दोगे, जीएसटी ला दोगे, लेकिन उत्पादन ही नहीं हो रहा है, रेट इंटरेस्ट के बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी दिन कुछ नई बात हो गई, रुपी का दाम बढ़ गया घट गया डॉलर के मुकाबले, तो इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर दोबारा से विजय माल्या, जो ये हम कंपनी की न्यूज़ हम समझ रहे थे कि रिलायंस जो है दोबारा से लोन देना बंद कर देगा, तो एक तरह से दोबारा से रिलायंस की बैलेंस शीट में वो बैड डेट्स दिखने लग जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये है यहाँ पे मतलब इसका। तो ये ग्रोइंग वाला पॉइंट हमने इसे इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। अब आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल मार्केट कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल मार्केट कॉन्फिडेंस कैसे दिख रहा है? निफ्टी सेंसेक्स जो है 30,000 का मार्क जो है क्रॉस कर गया है। तो इसमें इन हाई एंड राइजिंग बॉन्ड, मतलब रिफ्लेक्ट जो हो रहा है हाई एंड राइजिंग बॉन्ड, मतलब कि जो गवर्नमेंट की बॉन्ड प्राइजेस हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन पे रिटर्न अच्छा आ रहा है। तो इससे क्या दिखता है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो कि पैसे के लेन देन का मार्केट है, वो अच्छा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि लोग सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हैं और सरकारी बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं, वो भी खरीद रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन लॉन्ग टर्म पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज कंबाइंड विद रिकॉग्निशन ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म कॉस्ट्स। तो ये हम आगे देखेंगे डीमोनेटाइजेशन का एनालिसिस। तो डीमोनेटाइजेशन के लंबे अवधि के फायदे क्या हैं और छोटी अवधि में उसके नुकसान क्या हैं, जैसे कि अभी पैसे की तंगी हो गई थी, वो सब चीज़ें एनालाइज करी जाएंगी। राइजिंग कंसर्न दैट स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अब ये एक और आपत्तिजनक विषय है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स कॉन्फिडेंस के, कुछ फैक्टर जो हैं चिंताजनक हैं। तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ वरी है वो ये है कि जो यूपी में 30,000-35,000 करोड़ का लोन वेवर दिया गया, तो उसके चलते जो राज्य सरकारों की जो वित्तीय हालत है वो थोड़ी बिगड़ती नजर आ रही है, ठीक है। उसके चलते ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नए अस्पताल बनाना, नए स्कूल बनाना, नए कॉलेजेस बनाना, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, वो सब कम कर देंगी ताकि खर्चे को कम किया जा सके 36,000 करोड़ रुपए तक की तर्ज तक का। मतलब कि तो जो लोन वेवर दे दिया, खर्चा कर दिया, पैसे तो उतने ही थे, अब वो और खर्चा कहाँ से करेंगी। अ सेंस दैट डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज, ये जो हमने टेंडेंसी देखी पीछे, ये टेंडेंसी लो डिमांड लो इंटरेस्ट रेट, डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज जो हैं वो weighing on the economy yet to gather its full growth momentum and still away from its पोटेंशियल। तो ये इकोनॉमी पे जो है भारी काफ़ी ज़्यादा भार डाल रही हैं, जो डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जो हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल है 2 डिजिट का 10%, 9% से 10%, ये कहते हैं IMF वगैरह कि हमें इतने पे ग्रो करना चाहिए, ये हमारा पोटेंशियल है। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए 9 घंटे 10 घंटे, लेकिन मौसम की वजह से, मैक्रो मतलब डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज की वजह से, गर्मी की वजह से एवरेज हमारी आ जाती है 6.5 से 7.5 घंटे, राइट। तो वैसे ही 6.5 से 7.5% ग्रोथ रेट आ रहा है यहाँ पे। तो ये है दीज इंक्लूड। अब ये क्या क्या विषय हैं? फार्म रेवेन्यूज, अब देखिए पूरा दाम नहीं मिल रहा है, MSP नहीं मिल रहा है, किसान सुइसाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। नॉन सीरियल फूड ग्रेन्स जो हैं उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, मतलब गेहूँ और इन सब को छोड़ के जो और फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइजेस
अच्छे अनाज के जो मतलब वो हैं सोर्सेज हैं, उनके प्राइजेज, उनके दाम किसान को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए किसान उन्हें उगा नहीं रहा है। फिस्कल टाइटनिंग बाय द स्टेट्स, अब ये मैंने जो आपको बताया कि 36,000 करोड़ यदि खर्चा सरकार ने फार्म लोन पे ही कर दिया, किसानों के कर्जे माफ करने पे कर दिया, हालांकि वो अच्छा कदम है, लेकिन उसके चलते जो है रेवेन्यू सिचुएशन मतलब हाथ जो है टाइट हो गया है स्टेट्स का, मतलब जेब में तंगी हो गई है, तो उनके बजट डेफिसिट जो है अपने अपने बजट डेफिसिट्स के जो टारगेट्स थे वो शायद राज्य सरकारें उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगी, तो ये इशू है यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जो नई इमारतें खड़ी करी जाती हैं उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और जो इन इमारतों के रख रखाव के लिए हर साल जो खर्चा होता है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग में टीचर नियुक्त करने का खर्चा हो, चाहे वो बच्चों को फ्री पढ़ाने का खर्चा हो, वो सब खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कम कर नहीं सकते, मतलब जो टीचरों की पहले नियुक्ति हो चुकी है, जो गाड़ियां पहले ली गई हैं, उनमें तेल तो डलवाना पड़ेगा पुलिस की गाड़ियों में पीसीआर में, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इसलिए सरकारें क्या करती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर देती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा अच्छा माना जाता है एक तरह से, हालांकि दोनों खर्चे अच्छे हैं, लेकिन इनमें से बेहतर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होना चाहिए, खासकर तब जबकि हम लोन वेवर दे रहे हैं, राइट। तो उदय स्कीम जो है, मतलब जो बिजली फ्री में दी जा रही थी पहले और बिजली सस्ती दरों पे दी जा रही थी, उसके चलते जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो आपका बिजली का बिल आता है, उनके करोड़ों के खर्चे हो गए थे, 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ का उनका कर्जा हो गया था। तो वो साल दर साल आगे बढ़ते जा रहा था और उस पर ब्याज बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा बैंकों की, SBI वगैरह की जो बैलेंस शीट है, वहां पे दोबारा से बैलेंस शीट पे बुरी छवि दिख रही थी, एक तरह से बुरी शैडो, मतलब बैड लाइट में दिख रही थी उनकी बैलेंस शीट जो हैं। इसी के चलते उसको रिजॉल्व किया गया उदय स्कीम, जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। अब उसके चलते क्या होगा, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के खर्चे भी हैं, राज्य सरकारों को 3 सालों तक निपटाने पड़ेंगे। तो 3 सालों तक राज्य सरकारों का खर्चा उदय स्कीम में काफी ज्यादा जाएगा, जिसके चलते वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और घटाएंगी, जो कि आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आज भारी पड़ता है, एक बार हमने मेट्रो ट्रेन लगा दी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा हुआ था, 60 से 70,000 करोड़ रुपए। लेकिन उसके बाद राहत की बात यह है कि हमें जो हमारा जो हर साल वित्तीय घाटा होता था वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग ये मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर मेट्रो नहीं होती तो पॉल्यूशन होता, तो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता, बीमारियां ज़्यादा होती, और फिर क्रूड ऑयल जिनसे कि गाड़ियों का ईंधन वगैरह, जो गाड़ियां जिनसे चलती हैं, फ्यूल एनर्जी सोर्स जो है डीजल पेट्रोल से, वो हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता और हम उसके लिए निर्भर रहते हैं। तो अभी आने वाले समय में तो इसका फ़ायदा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया गया है, जो लोन मतलब ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, इनके लोन वगैरह माफ़ करे गए हैं। लेकिन हाल फिलहाल मीडियम टर्म में, जैसा हमने शुरुआती पहले इसमें स्लाइड में बात करी थी कि कॉन्फिडेंस के फैक्टर्स भी हैं, लेकिन टेंशन्स भी हैं यहाँ पे कि मतलब क्या क्या आगे कैसे ये स्थिति उत्पन्न होगी, इसे कैसे सुधारा जाएगा। देन ट्रांजिशनल फ्रिक्शन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी आने से पहले 1 जुलाई से पहले सारे उत्पादकों ने अपना पेपर वर्क बचाने के लिए 30 जून तक कुछ उत्पादन नहीं किया। आपने देखा होगा कि अमेजन वगैरह पे भी स्टॉक क्लियरेंस सेल लग रहा था, फ्लिपकार्ट पे भी, कि जो पुराना स्टॉक है अगर वो 1 जुलाई के बाद यदि इनको बेचना है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कागजी तामझाम करना पड़ेगा, कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए लगभग हर स्टोर ने नया स्टॉक बनाना बंद कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, यदि आप फ़ोन लेने जाओ, फ्रिज लेने जाओ, जो आपको मॉडल चाहिए, जो कलर चाहिए, वो कलर्स कुछ कुछ केसेस में अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उत्पादन बंद कर दिया। क्योंकि जो चीज़ें पहले मैन्युफैक्चर हुई हैं वो तो वैट सिस्टम के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वैल्यू एडेड टैक्स के हिसाब से, लेकिन नया टैक्स आने जा रहा है 1 जुलाई से, जीएसटी। इसी के लिए इन्होंने उत्पादन बंद कर दिया था। उसके चलते ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह ये सब नीचे देखने को मिल रहे हैं। The structural reform agenda will be one of implementing the promised actions of GST. ट्विन बैलेंस शीट को जो खत्म करना है, इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, आरबीआई को पावर्स दी गई बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके, और एयर इंडिया को भी जो बेचने की बात करी जा रही है। देखिए एयर इंडिया जो है डिस सेविंग में काम कर रहा है, डिस सेविंग DISSAVING, मतलब कि हम कुछ पैसा बचाते हैं ताकि उसे कुछ उपयोगी काम में लगा सकें, कुछ यूजफुल काम में लगा सकें, आगे चल के हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे या नई कार खरीदेंगे। लेकिन एयर इंडिया एक तरह से सफ़ेद हाथी पालने जैसा हो गया है सरकार के लिए, जिसके रख रखाव में कि धूल मिट्टी करेगा हाथी, उसको फिर दोबारा से नहलाओ, और
मतलब उसको बचाने की तरह, मतलब जो भी खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, मान लो कि आपने सेंट्रो खरीदी, लेकिन आपको क्या करना है, 9 से 5 आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस के बाहर अपनी कार पार्क कर देते हो। तो आपकी कार आपको यूज़ क्या दे रही है, सिर्फ आपको ऑफिस जाना है। अब आप ऑफिस में कार पार्क करते हो, लेकिन पीछे से आके उसे कोई भिड़ा जाता है, ठीक है, आपको 20-30 हज़ार रुपये इस पर खर्चा करना पड़ गया, राइट। और फिर हर साल इसका इंश्योरेंस करता है, किस लिए, क्योंकि आप इंश्योरेंस आप करवाते हो 20 हज़ार रुपये प्रति साल, ठीक है, और आप इसकी EMI देते हो हर साल 10 हज़ार रुपये महीना। अभी तो सिर्फ सेंट्रो कार की बात हो रही है। तो ये एक तरह से आपको काम क्या करना है, धूप में सारा दिन कार आपकी खड़ी रहेगी, राइट। उसके बाद आप उसे इंश्योरेंस कराओगे, उसकी सर्विस कराओगे, और अगर ज़्यादा मतलब ठाट बाट से रहते हो तो ड्राइवर भी रखोगे। लेकिन आपको काम क्या दे रही है कार, सिर्फ सफ़ेद हाथी पालने जैसा। तो इससे बेहतर है कि आप उबेर और ओला टैक्सी करो और अपना काम साध लो कि भाई ऑफिस पहुंच गए और 5 बजे फिर दोबारा से ओला बुक करी और वापस आ गए। ठीक इसी तरह ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करा जाएगा। अब सरकार एक और स्कीम लेके आई है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान स्कीम। तो पहले ये कहा जाता था कि एयर इंडिया जो है, जब कभी बांग्लादेश में मतलब भारतीय फंस जाते हैं, उनको रेस्क्यू करने के काम आती है। अब क्या किया जाएगा, उड़ान स्कीम को लागू करने के लिए, जैसे शिमला है, शिमला एक बहुत अच्छा पर्यटक का मतलब टूरिज्म का डेस्टिनेशन है, लेकिन वहाँ पे फ्लाइट सर्विस नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, स्पाइस जेट, इंडिगो एयरलाइंस को उबेर की तरह सरकार हायर करेगी, उन्हें जो खर्चा देना है देगी। सरकार को एयर इंडिया को पालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 30-40 हज़ार करोड़ का सरकार के ऊपर हर 10 साल में खर्चा हो जाता है इसको पालने की वजह से, जैसे आपकी कार का EMI का, इंश्योरेंस का, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, वैसे सरकार को इनके एयर पायलट्स की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। अब जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर से ले लिए जाएंगे। तो इन्हें बोला जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो ये है। उसके बाद में क्रॉस कंट्री एविडेंस ये दिखलाता है, ये दर्शाता है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं आर मोर सक्सेसफुल इन अ हेल्दियर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात पीछे हम डायग्राम के थ्रू कर सकें। इंडीड द लेटर में बी अ प्री रिक्विजिट। तो मतलब ज़रूरी चीज़ है कि पहले, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट है, जो जिस संदर्भ में ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं, वो चीज़ें पहले सुधार ली जाएं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि बादल बरस रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, घर की छत डलवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेम तर्ज पे ये है यहाँ पे कि घर की छत तभी डाली जाए जबकि नींव जो है वो अच्छी हो। नींव मजबूत कैसे होगी, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी के मतलब ये इंडिकेटर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, पहले उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए। इंडीड द लेटर में बी अ प्री रिक्विजिट। इसीलिए एक तरह से ये पहले ये काम जरूरी है, उसके बाद में बाकी काम। मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिज्म प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। तो एक तरह से जैसे आप गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हो ताकि वो इंजन जो है उसका चालू रहे, ये नहीं हो कि वो जैम हो जाए, इसीलिए लुब्रिकेशन का काम करते हैं। जैसे कि अगर रुपी स्टेबल है, अगर रुपी स्टेबल होगा और इंटरेस्ट रेट स्टेबल होगा, तब तो आपकी इकोनॉमी को, जो भी आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने जा रहे हो, तब तो वो स्थिर रहेंगे। वरना क्या होगा, आपने एयर इंडिया को बेच दिया और उसके बाद में आपके इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो इंडिगो एयर ने 10 नए हवाई जहाज खरीदने थे, ठीक है, और उन्होंने ब्याज पे पैसा लिया 8% पे, लेकिन ब्याज बढ़ गया क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं स्टेबल नहीं थे। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा दोस्तों, वो किंगफिशर हो जाएगी इंडिगो एयरलाइंस भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, एयर टर्बाइन फ्यूल बढ़ जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन अब सारे जो फैक्टर्स हैं हमारी फेवर में हैं अभी, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी सरकार के लिए रिफॉर्म्स लाने का। जबकि बारिश नहीं हो रही तभी आप खेती करो, वरना आप खेती मत करो। तो ये वही वाला लॉजिक है यहाँ पे। स्टेट, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब ये जो चीज़ है हम इस पे आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिज्म, ये सब चीज़ें हो गई। दैट इज़ वाई ओवरकमिंग द नियर टर्म डिमांड शॉर्टफॉल विल बी क्रूशियल। तो जो डिमांड में शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज भी साथ साथ देखने को मिल रही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का कहना है इंपॉर्टेंट पॉलिसी चॉइसेस में नीड टू बी कंसीडर्ड। सबसे पहले RBI को पहले पॉइंट में हिदायत देने की कोशिश करी जा रही है कि आप अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, कम करो, ताकि जो और इन्वेस्टर्स हैं जो नए हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, जो नया प्लांट लगाना चाहते हैं स्टील का, वो प्लांट लगा सकें। इसीलिए मॉनिटरी ईजिंग, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है सरकार का डॉक्यूमेंट है, वो RBI को ये हिदायत दे रहा है कि आप ब्याज दर कम करो ताकि जो लोग 10,000 20,000 करोड़ लोन लेना चाहते हैं वो फटाफट से लोन ले सकें। द मैग्नीट्यूड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमिटमेंट्स मेड एंड एक्शन। अब यहाँ पे मतलब कॉम्पोजिशन क्या कहा जा रहा है, कॉम्पोजिशन मतलब जैसे हम लोग मतलब चाय बनाने लगते हैं तो उसमें चीनी, चाय पत्ती मतलब दूध और पानी, ये सब डाला जाए, ठीक है। अब यदि सिमिलरली सरकार भी जो खर्चा कम करने की बात करती है ना, तो खर्चा कहाँ कम करना चाहिए,
जहाँ पे लीकेजेस हो रही हैं। मतलब मान लो कि सब्सिडी किसी गरीब आदमी के पास में पहुँचनी है लेकिन वो अमीर आदमी के पास में पहुंच रही है, तो इसके लिए आधार कार्ड, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट कम करना जरूरी है, खर्चे पे कटौती करना जरूरी है, लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट किताबें लेना बंद कर दोगे और अपने मित्रों को जो है गिफ्ट और पार्टी देते रहोगे तो वो गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहना है कि जो खर्चा कम करना है, जो लीकेजेस हैं उन्हें बंद किया जाए। ये नहीं कि फालतू में खर्चा कम करना है, दिखाना है, सिर्फ लीपापोती नहीं करनी है। यहाँ पे एक वैसे अच्छा जो क्वालिटेटिव हमें ये फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब सरकार की आय है $2 ट्रिलियन, ये हमारा जीडीपी है। यदि सरकार एक तरह से $2.5 ट्रिलियन खर्च देगी तो सरकार अपनी हद से बाहर जा रही है। तो इस खर्चे को जब वापस लाया जाता है, आमदनी बराबर खर्चे के करा जाता है, उसे बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो अब कंसोलिडेशन ठीक तरीके से करनी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी चीज़ों पे हम पैसा कम कर दें। किसानों को लोन देना एक तरह से ज़रूरी था क्योंकि सुइसाइड्स हो रहे थे, लेकिन उसकी जगह अब कटौती कहाँ करी जाए? एयर इंडिया। उसकी जगह और कहाँ कटौती करी जा सकती है? जो लोग मध्यम वर्ग के हैं या उससे ऊंची श्रेणी में है, उनका एलपीजी सिलेंडर बंद किया जाए आधार कार्ड के थ्रू या पहल स्कीम के थ्रू। वो सब कदम सरकार उठा रही है। तो उसके आगे राइटर का यहाँ पे ये कहना है, एंड एक्शंस टू डील विद नॉन सीरियल फार्म सेक्टर। अब एक्शंस क्या होगा यहाँ पे? इनका नॉन सीरियल फार्म जो क्रॉप्स हैं उनका एमएसपी बढ़ा दिया जाए ताकि उनके उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिले। वेयर कंडीशंस दिस ईयर गुड मॉनसून है, सॉफ्ट डिमांड है, डिमांड भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एंड मे रिजेंबल लास्ट ईयर्स। तो गुड मॉनसून भी रहेगा, डिमांड भी बराबर रहेगी। तो अब आगे ब्रीफली एक बार बात कर लेते हैं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड टॉपिक में, सेकेंड पार्ट में इसके। हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म्स, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कुछ जो है मतलब मिसकंसेप्शंस हैं, पूर्ण धारणाएं जो हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस जो हैं, उसके चलते, मिसकंसेप्शंस के चलते एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट द्वारा, या सरकार का ही कहना है। वो जो चीज़ें हैं, जो मतलब अंदेशे लगाए जा रहे हैं, वो गलत हैं। उन्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है इकोनॉमिक सर्वे द्वारा। तो पहले ही जो ये मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, ये एक तरह के भ्रम है जो कि वैलिडेटेड नहीं है। टैक्स स्ट्रक्चर मतलब कैसे इंक्रीज हो रहा है? मच ऑफ द कमेंट्री हैज सजेस्टेड दैट जीएसटी हैज अ कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जीएसटी का आइडिया ये था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अभी कितने टैक्स रेट हैं? 6 टैक्स रेट हैं। तो ये कहना है कि जीएसटी सिंपल होना चाहिए था, लेकिन सिंपल नहीं है। इट इज इनएक्यूरेट टू सजेस्ट दैट जीएसटी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द सिस्टम इट रिप्लेस्ड। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि आप वैट सिस्टम से कंपेयर करो। पहले क्या होता था? हर जो गुड्स हैं, मान लो कि कोई ब्रेड बना रहा है, कोई कुछ भी चीज़ जो बन रही थी, सेंट्रल केंद्रीय सरकार अलग टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार अलग लगाती थी। तो 8 से 10 रेट ऑफ टैक्सेस होते थे और 3-4 रेट्स ऑफ स्टेट टैक्सेस होते थे। स्टेट के वैट के अलग अलग टैक्सेस होते थे। 8 से 10 केंद्र सरकार के होते थे एक्साइज ड्यूटी के टैक्स। देन लेटर पोटेंशियली डिफरेंट, और जो स्टेट रेट वैट का रेट होता था, किसी स्टेट में किसी चीज़ पे 4% है, किसी पे 10% है। तो द लेटर पोटेंशियली डिफरेंट अक्रॉस स्टेट्स। सो अ स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल रेट्स, जहाँ की पहले 10 रेट्स होते थे और 4 अलग होते थे, 29 राज्यों के अलग अलग रेट होते थे। अब क्या हो गया? सिर्फ 6 टैक्स रेट रह गए हैं। तो ये तो सिंप्लीफाई तो किया गया है, कॉम्प्लेक्स कहाँ से किया गया है? ये कहना है इकोनॉमिक सर्वे का। यूनिफॉर्मिटी और द प्रिंसिपल ऑफ वन गुड वन टैक्स ऑल ओवर द इंडिया। अब यहाँ पे देखो, वन नेशन वन टैक्स नहीं कहा जा रहा, वन गुड, एक गुड पे पूरे भारत में एक ही टैक्स रहेगा। चाहे आप हुंडई कार जो है, आप सेंट्रो की कार है या कोई और एलेंट्रा, बीएमडब्ल्यू, आप कहीं से भी खरीदो, उस पर 28% टैक्स मिलेगा आपको, जहाँ तक बीएमडब्ल्यू और लग्जरी कार्स की बात है, राइट। और कहीं से भी खरीद लो। पहले क्या होता था? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स होता था। इसलिए क्या होता था, कई दफ़ा साउथ में रहने वाले लोग नॉर्थ से कार लेने आते थे और उसका नंबर अपनी मतलब स्टेट का वैट है या नहीं, एजेंसी वहाँ पे है या नहीं, तो ये सब किया जाता था। प्रीवियसली डिफरेंट स्टेट्स कुड इम्पोज डिफरेंट टैक्सेज ऑन एनी गिवन प्रोडक्ट एंड दीज कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट लेवाइड बाय स्टेट। तो राज्य सरकारों के अलग टैक्स होते थे, केंद्र सरकार के अलग। तो दोस्तों, ये मिसकंसेप्शंस हैं, आगे इन्हें स्टडी करेंगे डिटेल्ड वे में। तो बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ों से स्टडी करेंगे। तो अगला वीडियो जो रहेगा 30 से 35 मिनट का ही रहेगा। ये सब चीज़ें एनालिटिकल वे में हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हें पढ़ के मैं चला जाऊं और ये एज्यूम कर लूं कि आपको सब कुछ पता ही है, आपके पास में समय का अभाव है। क्योंकि पॉइंट ये है कि वो चीज़ें, मेरी कोशिश है कि समझाना मैं चाहता हूँ। ये मेरा कोई ये नहीं है कि भाई सिर्फ बस पढ़ के चला जाऊँ, और कोई और सेल्फिश मोटिव नहीं है मेरा। सिर्फ ये कि यहाँ पे अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन जो भी है, जो भी मेरे को मतलब एज अ हॉबी मेरे को करना है, तो वो मैं कर सकूं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस। और अगर आपका इसके बारे में कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, सो दैट इसे उसी अकॉर्डिंग इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू, बाय बाय।